हेलो डियर यूपीएससी एस्पायरेंट्स। आज के सेशन में हम हाजिर हैं रैपिड रिवीजन सेशंस लेके फॉर यूपीएससी, स्पेशली प्रीलिम्स और बेसिक तो सारे के लिए, पीटी इंक्लूडिंग मेंस। तो आज के सेशन में हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी का बेसिक्स देख रहे होंगे। थोड़ा सा इस सीरीज़ के बारे में हम बता दें आपको, वो ये कि पीवाईक्यू के थ्रू जो एकदम बेसिक, कम से कम इतना ज़रूरी होगा आपको रिवाइज़ कर लेना एग्ज़ाम के पहले, वो हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में जहाँ पे ज़रूरी होगा वो पीछे का भी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग थ्योरी पार्ट भी देखेंगे क्वेश्चंस के ही बगल में, उसी के साथ साथ, ठीक, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट है, खास करके पिछले 15 साल में जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है इसका, वो ये है कि कभी कभी 30 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं पेपर 1 में। 30 क्वेश्चंस तक कम से कम भी पूछा गया है तो 15 क्वेश्चंस। तो 15 से 30 के बीच में कुछ भी थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। 23 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, कभी 20। अगर आप प्रीलिम्स पेपर 1 का ध्यान देंगे, सीसेट पेपर 1 का, तो उसमें यह है कि जो मुख्य कवर कर रहा होता है आपका वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो कम से कम एफर्ट लगा के जो मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सकता है वो ये सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। लेकिन थोड़ा सा आपको कभी कभी झिझक होती है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं रहा है। इत्मीनान रहिए, अगर 10th क्लास तक भी आपको बायोलॉजी थोड़ा भी ठीक रहा है तो दिक्कत नहीं आएगा। बस पढ़ने का मेथड सही होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल, कई टर्म्स ही आप नहीं पहले जान रहे होते हैं, तो पहले टर्म्स को जानिए, टर्म्स पे थोड़ा समय दीजिए। समय लास्ट तक भी देने की ज़रूरत पड़े तो दीजिए टर्म्स पे, इकोलॉजिकल टर्म्स पे, इन्वायरमेंटल टर्म्स पे, क्या नाम आ रहा है उसके अंदर। अगर टर्म आपका क्लियर है तो धीरे धीरे वो सब समझ में भी आने लगता है आपको। इसके लिए कोई बायोलॉजी का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, 2 सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा मतलब रखता है इकोलॉजी, वो है ज्योग्राफी, जो कि ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट है, और बायोलॉजी में स्पेशली बॉटनी। ठीक, इनका कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है इसका। एनीवेज, जैसा मैंने कहा 10th लेवल तक भी बायोलॉजी आपको आता है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी जो है अप्लाइड टाइप की चीज़ें ज़्यादा पूछता है। ठीक, डायरेक्ट वो ये नहीं पूछेगा कि इसका फादर कौन है, इसका मदर कौन है, ठीक, फादर ऑफ इकोलॉजी, ऐसी बातें कम करेगा। हाँ, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कभी पूछ दे, फॉर एग्जांपल रामदेव मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनका इतना एक्सटेंसिव काम है इकोलॉजी में इंडिया में कि उनके वजह से कई यूनिवर्सिटीज़ में इकोलॉजी को अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाने लगा। आप जानते हैं 12 तक बायोलॉजी का ही एक पार्ट के तौर पे इकोलॉजी पढ़ाया जाता है, जो कि खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है। एनीवेज, फ़र्क कहाँ से पड़ता है, तो वो ये कि बायोलॉजी जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से शुरू होके ऑर्गेनिज्म पे आके ख़त्म हो जाता है, और इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म से ही शुरू होता है, ठीक, उसके आगे तक लेके जाता है। जो यूपीएससी का जो रहा है मेथड चीज़ों को देखने का, पूछने का, उसमें लगभग 35 से 40% करेंट अफेयर्स रहेगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करेंट अफेयर्स, ठीक, और 60 से 65% जो स्टैटिक पार्ट है, जो पहले से आपका बेसिक कवर कर रहा है, वो हमेशा के लिए होगा, एक बार आप समझ जाएंगे तो, ठीक। तो वो अगर एक बार आप बना लेते हैं तो करंट अफेयर्स उसके साथ चिपकाते जाएंगे, एकदम क्लियर होते जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें उठा सकते हैं। 22 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो जो सीरीज होगा उसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि पीवाईक्यू के थ्रू चीज़ों को कवर कर रहे होंगे हम लोग।
उसके दाहिने बाएं ऊपर नीचे थोड़ा जाएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरी लगेगा कि टेक्निकल टर्म्स में आप फंसते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मैं हूँ आपका मेंटर गाइड कह लीजिए, डॉक्टर MP आलम, और शुरू करते हैं टॉपिक, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, 2015 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। आप यहां पढ़ते रहिएगा। द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर। ठीक, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय। यहाँ पे कम्युनिटी को तुरंत एक समझना जरूरी होगा, और वो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे ये सजावट है इकोलॉजी में स्टडी का। कम्युनिटी कहाँ पर आता है, कम्युनिटी के बाद क्या आता है, उसको अभी समझेंगे हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक, और यही बेनिफिट होगा PYQ का ऐसे डिस्कशन से कि क्वेश्चन एक है उसमें 10 बातें सीख गए। चलिए, तो इकोलॉजी का जो बेसिक बात है वो ये कि सबसे पहले इकोलॉजी क्या है, तो आप कहिएगा कि ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन है किससे, इन्वायरमेंट से। अरे इन्वायरमेंट क्या है, तो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो मौजूद है, आप कहेंगे क्या मौजूद है, जैसे कि अरे हवा मौजूद है, इन्वायरमेंट है। ठीक, दीवारें मौजूद है, इन्वायरमेंट है, पास में पहाड़ है, वो इन्वायरमेंट है। ठीक, नदी है, कुछ भी है, इन्वायरमेंट है। अरे इन्वायरमेंट में अब तक जो मैंने नाम लिया ये सब नॉन लिविंग है, तो क्या इन्वायरमेंट में सिर्फ नॉन लिविंग है? क्या आप बात करते हैं, आप शांति से बैठ के देख रहे हैं, अभी 5 गो मच्छर काटेगा लगेंगे आप हवाने। ठीक, और आसपास में कुछ ऐसा एनिमल दिख जाए जो आपकी तरफ दौड़े तो आप उठ के भागने लगेंगे, तो ये सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। जो लिविंग है उनको बायोटिक कह देंगे, जो नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक कह देंगे। तो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन है, तो इंटरैक्शन में इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ है। क्या, एबायोटिक नॉन लिविंग और बायोटिक लिविंग। बायोटिक बोलते ही आप कहेंगे कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है सबका नाम गिनाया जाए, नहीं, तो सबको मिला के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन को मिला के कम्युनिटी कहते हैं, जो थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। तो बायोटिक में एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, और सारे सूक्ष्म जीव को एक साथ मिला के कह देंगे माइक्रोब्स आ जाएंगे। ये बायोटिक में देखिए, अरे वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। ठीक, क्या टेम्परेचर को ड्राइव कौन कर रहा होगा, सनलाइट। तो ये सब चीजें एबायोटिक होगा। मिनरल्स एबायोटिक होगा। ठीक, तो इनका इससे इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन को थोड़ा सा समझ लिया जाए, इतना टाइम तो दिया जाए, वो ये कि इंटरैक्शन में कि हो क्या रहा है, इंटरैक्शन कर रहा है। तो थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से मच्छर का नाम निकला, तो ठीक है, मच्छर आपको काटा, उसको फूड मिला, साथ में जो काटा वो हमेशा फीमेल काटती है मच्छर, क्योंकि उसको हाई प्रोटीन चाहिए। हाई प्रोटीन आपके ब्लड से ले रहा है, ये इंटरैक्शन है, क्योंकि उसको अंडे बनाना है। ठीक, अंडे बना के अपनी उसको आबादी बढ़ानी है, इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है नेचर से। ठीक, उस मच्छर का आपसे इंटरैक्शन है। अगर उस मच्छर के अंदर मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजेटिव एजेंट है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, अगर वो है, ठीक, तो वो आपके बॉडी में घूमने लगा। उस प्लाज्मोडियम का उस मच्छर से पहले इंटरैक्शन था, अब आपसे इंटरैक्शन है। इस तरह से फिर आगे बीमारी होगा, वो इंटरैक्शन है, फीवर होगा, वो इंटरैक्शन है। ठीक,
थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई एनिमल खदेड़े आप तो भाग जाइए, इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन लगातार आप कर रहे हैं। जरा एबायोटिक से सोचिए तो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है। अचानक आपकी आंख में तेज़ लाइट मारा जाए, आंख बंद कर लेंगे, इंटरेक्शन है। अंधेरे में आप आंख खुली करके देखने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्शन है। लगातार आप अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अभी जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें टेम्परेचर अगर सही है, ठीक, तो आप आराम से बैठे हैं, टेम्परेचर चेंज कर दे, आप बेचैन हो जाएंगे, इंटरेक्शन है। बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो वहाँ से निकल के भागेंगे, इंटरेक्शन है टेम्परेचर के साथ। तो इस तरह से लगातार इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन चल रहा होता है। अरे आप अपने इन्वायरमेंट से बाहर जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ठीक, जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, लगातार इंटरेक्शन चल रहा है। इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है वो है फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स, ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ठीक, ये खुद किसी को खा रहा है और किसी और का खाना बन रहा है, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से लगातार इंटरेक्शंस चल रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक। और ये फूड वाला सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा, क्योंकि तभी तो सर्वाइवल है। और आप सारे एनिमल्स प्लांट्स को देखेंगे तो सब जिंदा रहने के लिए दो ही काम मुख्यतः कर रहे होते हैं, ठीक। एक तो उनको फूड चाहिए और दूसरा उनको अपनी आबादी बढ़ानी होती है, ठीक। तो केवल एक ही है ग्रीन प्लांट्स और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं आप, वो अपना खाना सनलाइट से बना रहा होगा, बाकी सब किसी न किसी दूसरे स्पीसीज को के मेंबर्स को खा रहा होगा। ये इंटरेक्शन है। तो लगातार इंटरेक्शन चल रहा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। जीवों को सही से इंटरेक्ट करने के लिए टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, सबकी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर एवरेज टेम्परेचर पूरे दुनिया का 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उसके वजह से ही इतने सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे फैक्टर्स आने वाले हैं, जो कि आना शुरू हो चुका है। और उसी के वजह से इस सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा हो हल्ला मच रखा है पूरी दुनिया में, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप लोग तय कर रहे होंगे, पॉलिसी बना रहे होंगे, कहाँ पे बेटर इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। कोई प्लांट लग रहा है, कोई इंडस्ट्री लग रहा है, तो वो कितना इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, उसका असेसमेंट कराएंगे। इन सब चीज़ों का आने वाले समय में ये क्लाइमेट चेंज का असर इतना ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक। और इसी वजह से पिछले 10-15 साल में वैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो तैयार किया जा रहा है, इन क्वेश्चंस का इतना महत्व बढ़ता जा रहा है। एनीवेज, ये था इकोलॉजी में पढ़ते क्या है, तो ये पढ़ते हैं, ठीक। दूसरा ये कि इकोलॉजी शुरू ही होता है ऑर्गेनिज्म से। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का भी हो सकता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल के हैं। अमीबा फेमस है, लेकिन मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल सिस्टम सबके हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग, बड़े बड़े प्लांट्स। एनीवेज, यहाँ से शुरू होता है। हम लोग कह क्या रहे हैं अभी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ सजावट ही, इसको हायरार्की कहेंगे, हायरार्की। तो ऑर्गेनिज्म, ठीक, ये लिविंग, इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट है अपने आप में। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है जिंदा रहने के लिए, ये एक जिंदा एंटिटी है। ऑर्गेनिज्म किसी क्षेत्र में एक ही स्पीसीज के कई ऑर्गेनिज्म हो रह रहे होंगे, ठीक, तो उन सब को मिला के बोल देंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो मतलब आप जिस शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ पे इंसान का पॉपुलेशन हो सकता है, किसी गाय का पॉपुलेशन, बैल का पॉपुलेशन, बकरे का पॉपुलेशन, सबका अपना अपना पॉपुलेशन होगा। अरे सिर्फ एनिमल क्यों, मैंगो के पेड़ का पॉपुलेशन, नीम के पेड़ का पॉपुलेशन, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन। हर पॉपुलेशन को आप गिन रहे हो, सेंसस करा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो सब, लेकिन जिसका भी पॉपुलेशन बोलेंगे उसमें एक ही स्पीसीज के मेंबर होंगे। अगर वो होमो सेपियंस है, ह्यूमन है, तो सब के सब ह्यूमन होंगे, ठीक। कुत्ते का पॉपुलेशन ले रहे हैं तो सब के सब कुत्ते होंगे, ठीक है ना। पॉपुलेशन, अब सवाल ये उठता है कि फिर आप अपने गांव या अपने शहर या कस्बा जहां भी है वहां पे आइए, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वहां पे एक ही पॉपुलेशन रह रहा हो, सिर्फ इंसान कहीं रहता हो, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। अरे वो रोटी तो खाएगा, तो वहाँ पे गेहूं का भी स्पीसीज है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक।
कभी भी सिंगल पॉपुलेशन कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका दूसरे से इंटरेक्शन चल रहा होता है। एनीवेज, तो वैसे कई पॉपुलेशन, ठीक, किसी एक एरिया में रह रहे हो, उन सब को मिला के बोल देंगे कम्युनिटी। ध्यान रखिएगा, इस कम्युनिटी का, जो आप सोशोलॉजी में कम्युनिटी पढ़ते हैं, समुदाय, अलग अलग वर्ग के इंसानों में कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, ये वो वाला नहीं है। ठीक, ये इंसान का एक पॉपुलेशन, बैल का एक पॉपुलेशन, और इस तरह से सारे पॉपुलेशन अलग अलग सबका मिला के किसी क्षेत्र में आप देख रहे हैं, उसको कम्युनिटी कह रहे हैं। बेसिकली ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, ये सोशोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं है। ठीक, इसके बाद आएगा इकोसिस्टम। अब देखिए, अब तक जो हम बोल रहे थे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब के सब लिविंग थे। और जब आप देखेंगे कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रह रहे थे, ऐसा संभव ही नहीं हो कि वो वहाँ के एयर, वाटर, सॉइल से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर, सनलाइट से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। अब उन सब को मिला के जब आप एक साथ नाम देंगे, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो पहली बार यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे दोनों आ जाएगा। अगर ये सिर्फ बायोटिक है तो यहाँ पे ए बायोटिक प्लस बायोटिक दोनों हो जाएगा, और इसके आगे हमेशा रहेगा। एनीवेज, बड़े इकोसिस्टम को जो किसी खास क्लाइमेट के हिसाब से देखते हो, जैसे कि किसी बड़े क्षेत्र में, मान लो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब आप देखेंगे ये ट्रॉपिकल रीजन में एशिया में भी पाया जाएगा, अफ्रीका में भी पाया जाएगा, और साउथ अमेरिका में भी पाया जाएगा। उन सबको मिला के बायोम कह देंगे। कई बार इकोसिस्टम के लिए ही बायोम नाम दे देंगे, छोटे के भी, ठीक है ना। इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स होंगे, वो बाद में बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब आमतौर पे किसी बड़े इकोसिस्टम को बायोम कह देते हैं, लेकिन कभी कभी सीधे इकोसिस्टम को भी बायोम कह दिया जाएगा, तो आप परेशान ना होंगे, वो बायोम है। ठीक, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को लैंडस्केप कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। और लैंडस्केप के लिए कोई नेचुरल बाउंड्री, जैसे एक तरफ समंदर है और एक तरफ कोई पहाड़ है, तो बीच का जो बड़ा सा एरिया होगा उसको लैंडस्केप कह देंगे। उसमें वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स आएंगे, पॉन्ड, लेक्स, डेजर्ट आ सकता है, माउंटेन रेंजेस हैं, वैसे इकोसिस्टम, अल्पाइन इकोसिस्टम, ठीक, वो सबको मिला के लैंडस्केप कह देंगे। और पूरे धरती के सबको मिला के क्या कह देंगे लास्ट में, बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये है इनका अरेंजमेंट। ठीक, बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जब आप समझ गए तो देखिए, पहले ऑप्शन में इकोसिस्टम को बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा होगा, तो देखिए पकड़ा जाए एक एक करके। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, नहीं, सिर्फ कम्युनिटी से काम नहीं चलेगा। इकोसिस्टम में ए बायोटिक फैक्टर्स लाना होगा, मतलब उसका इन्वायरमेंट लाना होगा। ठीक है, कम्युनिटी का आपस में इंटरेक्शंस जो पढ़ते हैं, इकोलॉजी के उस ब्रांच को सिन इकोलॉजी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा, सिन इकोलॉजी कहते हैं। तो ये पहला वाला तो सिन इकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, इकोसिस्टम के बारे में नहीं। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन है, ठीक है ना। और बायोस्फीयर में आप जानते हैं, ये जो अर्थ क्रस्ट में जो ऊपर में लैंड वाला एरिया है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसको लिथोस्फीयर कह देंगे। पानी वाले सबको मिला के हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। और ऑर्गेनिज्म एयर में भी रहते हैं तो उसको एटमॉस्फेयर कह देंगे। तो ये भी इकोसिस्टम का नहीं है, तो बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ठीक है। द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब वहाँ के प्लांट्स, फोना मतलब वहाँ के एनिमल्स, ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, ठीक। तो इसको इकोलॉजिकल कम्युनिटी कह देंगे तो चलेगा, ठीक। ये सच है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छांट दिया इसने, लेकिन ठीक है,
ये प्लांट कम्युनिटी और ये एनिमल कम्युनिटी तो है, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल कम्युनिटी का एक मोटा मोटा डेफिनेशन के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में कई बातें हम लोग सीखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया, ठीक। डॉल्फिन, डॉल्फिन, उसमें भी जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो डॉल्फिन का एक क्या कहते हैं वैरायटी हुआ, गैंगेटिक डॉल्फिन। जैसे ही बात आए तो आपको कुछ बातें इसके बारे में तब जानना चाहिए, वो पूछा जा सकता है जब नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात हो गई तो, कि डॉल्फिन मैमल है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मैमल है। एक तो ये बात, दूसरा ये कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये था डॉल्फिन के बारे में बातें। और इससे रिलेटेड जो लॉ वगैरह की बात अगर करें तो चूँकि ये रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड किया गया इस पे, क्योंकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, IUCN के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर में एंडेंजर्ड में आता है। इसीलिए स्पेशली प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया 2020 में। एक तो ये ध्यान रखेंगे। एनीवेज, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी ये कंजर्वेशन में आता है, ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब? 1972। इस पे और विशेष ध्यान देने के लिए जो एक्ट और नियमावली बनाई गई वो 2020 में है। तो डॉल्फिन के बारे में इतनी सारी बातें हुई। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज? देखिए, इंडिया में आप जानते हैं जो ज़्यादातर फॉरेस्ट है वो डेसिडुअस है, डेसिडुअस है। डेसिडुअस कहते हैं किसको? जहाँ के पेड़ के पत्ते साल भर में एक बार जरूर गिरते हैं, और एक बार जरूर गिरते हैं नहीं, सब एक साथ ही गिराते हैं, ठीक, वैसे को डेसिडुअस कहते हैं। अगर ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में है तो उसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहेंगे, और अगर वो टेम्परेट रीजन में है जहाँ पे लंबी ठंड रहेगी और उसमें से भी एक बार भयंकर ठंड आएगी, उसको टेम्परेट डेसिडुअस कह देंगे, और जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं उसको एवरग्रीन कह देंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन में स्पेशली इंडिया की बात करें तो रेन फॉरेस्ट कुछ ही जगह, थोड़े वेस्टर्न घाट में और मेघालय वगैरह में उधर पाया जाता है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बाकी सब डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस में जहाँ पे थोड़े पानी मिल रहा है उसको मॉइस्ट डेसिडुअस कह देंगे, और जहाँ कम पानी मिल रहा है उसको ड्राई डेसिडुअस कह देंगे, ठीक है ना। तो ड्राई डेसिडुअस कह देंगे। बात ये हो रही थी कि ये ध्यान रखें, समझने वाली बात, कि जहाँ के पेड़ पौधों को मालूम है, उस पेड़ को मालूम है जंगल का कि यहाँ भयंकर ठंड पड़ने वाली है, ट्रॉपिकल रीजन, तो भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, सॉरी, तो उसके पहले यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास में वो अपने पत्ते को गिरा देगा, या अप्रैल मई कह लीजिए, गिरा देगा, ठीक, सब एक साथ झरेगा। और जहाँ भयंकर ठंडी पड़ने वाली है, टेम्परेट रीजन्स, तो दिसंबर जनवरी में पड़ेगी तो वो अक्टूबर नवंबर में अपने पत्तों को गिरा देगा। तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का तरीका है। तो आइए, ये जो टीक है ये इंडिया में बहुत कॉमन है यहाँ के जंगलों में, और ये जहाँ थोड़ा पानी है, ठीक, उसका ये पार्ट है, मॉइस्ट डेसिडुअस का पार्ट है। टीक के साथ, ठीक है, साल भी ध्यान रखिए
तो ज़रूरी है शीशम भी। ये सब खूबी है मॉइस्ट डेसिडुअस का। और सड़क के किनारे हाईवे वगैरह में जम के लगाया जा रहा है पेड़ जो, वो है अर्जुन। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब टी कभी पूछा है टेक्टोना ग्रैंडिस और साल के बारे में, शीशम अर्जुन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये था खूबी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी और बताइए। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कम ही जगह पाया जाता है, लेकिन अगर उसका पेड़ पूछ दिया जाए आपसे तब क्या बोलेंगे? और अगला है ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब। थॉर्न स्क्रब ये और ड्राई होने जा रहा है। ठीक, सही से चौड़े पत्तों वाले कम से कम पाए जाएंगे, कटीले पेड़ ज़्यादा पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आज ये पूछा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर एक दो एग्जाम्पल आप ध्यान रख सके तो ध्यान रखिएगा, इबोनी और महोगनी। महोगनी, ठीक है ना। और अगर थॉर्न वाला जो फॉरेस्ट है इसमें बबूल पाया जाता है जम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम, जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी भी बात किए हैं, वहीं से निकाल दीजिए जल्दी। चलिए, क्या क्या दे रहा है? पॉपुलेशन के बाद इकोसिस्टम आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इकोसिस्टम के बाद कम्युनिटी नहीं आता है भाई, पहले आएगा ना। लैंडस्केप देख रहे हैं ना, ये तो इकोसिस्टम के बाद आने वाला है, ये पहले ही लिख दिया है। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बिल्कुल सही है, फिर इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, एकदम सही। Which one of the following ecosystem has maximum plant biomass? ठीक, अरे जहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ सबसे घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक, उसके लिए मशहूर है कौन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेजन अकेला ही देख लेगा बाकी सबको रे, इतना ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास बायोमास सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? कुछ नहीं, कभी कभी यूपीएससी क्या करता है देख ही रहे हैं ना, सिंपल नहीं पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पूछा जा सकता था ना। ये वही पूछ रहा है और कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा किया हुआ, एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानों द्वारा किया हुआ। और मैंने कहा है ना, बायोम कई बार इकोसिस्टम की जगह यूज हो जाएगा। ठीक, आम तौर पे बायोम यूज होगा बड़े क्षेत्रफल के लिए, जो कभी कभी एक देश दो देश को कवर कर रहा होगा, और कभी कभी तो एक से दो दूसरे कंटिनेंट में घुस जाएगा। ठीक, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ का। अगर वैसा क्लाइमेट कहीं और भी मिल रहा है उसी लैटीट्यूड पे, तो वहाँ पे भी वैसा ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, लैटीट्यूड डिसाइड करता है बायोम, लॉन्गिट्यूड नहीं। कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो थोड़ा इसकी भी चर्चा करेंगे। लैटीट्यूड डिसाइड करेगा इक्वेटर से कितना दूर है, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ, ये डिसाइड करेगा। वेस्ट में है कि ईस्ट में, ये डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर? एनीवेज, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसको कहते हैं? जो अपने आप को पूरी तरह से नहीं संभाल सके, मतलब उसको बने रहने के लिए इंसानों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दो तीन फेमस एग्जाम्पल में आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आप समझ सकते हैं। इकोसिस्टम एक छोटा पानी का, गंदा पानी का ड्रॉप तक हो सकता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया है जो डिकम्पोजिशन करा रहा हो। हर वो चीज़ इकोसिस्टम कहा जाएगा जिसमें इकोसिस्टम के फंक्शंस चल रहे हो। फंक्शंस में क्या हो रहा होगा? तो एनर्जी फ्लो होगा, उसके वजह से शुरू में प्रोडक्शन हो रहा होगा, मतलब अरे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है ना, वो एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल तक बढ़ रहा होगा। ठीक, और सब जब मर जाते हो तब उनका डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, और लास्ट में मिनरल साइकिल चल रहा होगा।
ये मैंने क्या गिना दिया अभी अभी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो एक गंदे पानी का ड्रॉप भी अपने आप में इकोसिस्टम है, टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है, जब तक वो ड्रॉप है। ठीक, आप किसी बर्तन में पानी छत पे छोड़ दीजिए कुछ दिन, वो इकोसिस्टम है, उसके अंदर ये सब प्रोसेस चल रहे होंगे। ठीक, आपको वो पानी थोड़ा हरा हरा दिखेगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। ठीक, उसमें कुछ छोटे छोटे दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाने लगेंगे जो खा पी रहे होंगे, ये सब चल रहा होगा। ठीक, तो वो सब चलने लगेगा तो वो भी हो जाएगा। एनीवेज, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फेमस एग्जांपल में जो आपका बागीचा है, गार्डन इकोसिस्टम। ठीक, आजकल घरों में सजावट का प्रक्रिया में एक्वेरियम बढ़ रहा है, तो एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और जो आप खेती कर रहे हैं, अगर आप छोड़ देंगे क्रॉपलैंड खेती, उसको अगर छोड़ देंगे तो वो नहीं उगेंगे, घास उगेंगे, क्योंकि घास ज़्यादा शक्तिशाली है वो जो आपने लगाया है उसके मुकाबले। इसलिए आपको घास हटाइए, उनको फर्टिलाइज़र दीजिए, ये सब कीजिए, सपोर्ट करना होगा आपको जी। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट में, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। देखिए, अगर कोई पानी वाला जगह था तो वो छिछले पानी वाला जगह हो जाएगा हज़ारों साल में, लाखों साल में, और धीरे धीरे वो जंगल हो जाएगा। कोई डेजर्ट था, धीरे धीरे वो चाहेगा कि वो भी कल होके जंगल बन जाए, लेकिन अगर उसको पानी लगातार कम में मिलता रहा तब तक वो नहीं बनेगा। मैं सिर्फ ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि सब चाहता है जंगल बन जाना, क्योंकि वो स्टेबल इकोसिस्टम है। लेकिन कहाँ? टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल में मतलब लैंड पे। ठीक, आइए ओशन में चले। ओशन में पूरा पानी ही पानी है। पानी का जल्दी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। ठीक, वो अपने इन्वायरमेंट को लगभग कांस्टेंट बना के रखने में उसको मदद मिलती है, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक, दूसरे शब्दों में मोस्ट स्टेबल उसको कहेंगे जो बाहरी किसी भी प्रकार के प्रलय से, डिजास्टर से वो सेफ रहेगा। ठीक, कुछ गड़बड़ी भी हुई तो तुरंत अपने आप को ठीक कर लेगा, उसको रेजिलियंस कहते हैं। एनीवेज, रेसिस्टेंस और रेजिलियंस। रेसिस्टेंस किसको कहेंगे? कुछ बिगाड़ने आए तो बिगड़े नहीं, अपनी ज़िंदगी में भी इसको रखिएगा। और अगर बिगड़ ही जाए तो जल्दी से ठीक कर ले, उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस और रेजिलियंस दोनों हाई होगा मराइन इकोसिस्टम में। ठीक, तो ओशन जो है मराइन इकोसिस्टम, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक, दूसरे पे अगर कहेगा तो फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स ए फूड चेन। बच्चों वाला सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है। अरे जो फोटोसिंथेसिस करता है कौन? ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। ठीक, इसको जो खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जो इसको खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो लास्ट में जो सब खाते खाते जो ख़त्म कर देगा उसको कोई नहीं खाएगा, जो बाकी को खा सकता है। ठीक, उसको टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर बोलेंगे। मैंने 1, 2, 3, 4 पे ही कहानी ख़त्म कर दी है, कभी कभी 5, 6 पे जा सकता है। ठीक, इसने उसको खाया, उसने उसको खाया, ये सीक्वेंस बनाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे 3 से 4 पे जाते जाते समाप्त हो जाता है। आमतौर पे ऐसा होता है क्योंकि मात्र 10% ही आगे बढ़ता है। जितना इसने खाना बनाया, जितना एनर्जी इसके पास आया, अरे फूड और एनर्जी अल्टरनेटिवली यूज होंगे इकोलॉजी में। ठीक, क्योंकि इसने सनलाइट से जो ग्लूकोज बनाया, फूड बनाया, वो मटेरियल है, और सनलाइट जो है वो वेव था, एनर्जी का रूप था। तो अब एनर्जी का रूप यहाँ पे जो फूड सिंथेसाइज हुआ है वो है, उसका 10% ही इसको मिला। जो इसको मिला उसका भी 10% इसको। तो आप देख सकते हैं ना, ये फटाफट कितना कम होता जाएगा। ठीक, अगर आपने यहाँ पे 1000 लिया, ठीक है ना, तो सीधे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1000 से 1 पहुँच गया यहीं पे। तो एनर्जी इतना कम है कि इनकी आबादी कम होगी। आगे का
मामला समाप्त हो जाएगा टॉप कार्निवोर से ऊपर। एक तो ये बात। दूसरा ये कि ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को समझने के लिए ये आसान तरीका है, एनर्जी फ्लो को समझने के लिए ये आसान तरीका है कि चलो भाई एनर्जी इधर से सनलाइट आया था, वहाँ से एनर्जी फ्लो कर रहा है, आगे तक मिल रहा है। आप कहेंगे 90% किधर गया, तो वो हीट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो उसी लेवल पे रह गया, जो मटेरियल था वो सड़ गल गया, क्योंकि हर चीज़ जो ज़िंदा है एक दिन मरेगा और फिर से उसके सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसी धरती पे बिखर जाएंगे, कुछ एटमॉस्फेयर में, कुछ मिट्टी में। तो इस तरह से बिखरते जाएंगे। तो एनर्जी, मान लिया मटेरियल तो बिखर गया, एनर्जी कहाँ भाग गया, तो हीट के फॉर्म में निकल के गया, अलग अलग फॉर्म में। एनिमल्स दौड़ता भी है तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता गया, होते होते फाइनली आया था सूरज से धरती पे, और धरती से फिर वापस यूनिवर्स में बिखर गया, स्पेस में बिखर गया। तो जब जैसे ही ये बात समझे तो याद रखिएगा, धरती जो है मटेरियल के लिए, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए क्लोज्ड सिस्टम है। यहाँ का जो मटेरियल का बना हुआ आपका शरीर है वो यहीं रह जाएगा। एनर्जी कहीं और से आया था और फिर बिखर जाएगा। अरे कहीं और से कहाँ से, तो सूरज से आया था, ठीक, और फिर वापस बिखर जाएगा आसमान में, मतलब यहाँ से लौट के भी जाएगा। तो इसलिए एनर्जी को लेके अर्थ ओपन सिस्टम है और मटेरियल को लेके क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक। ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ए फूड चेन। तो फूड, हाँ मैं ये कह रहा था कि फूड चेन सिंप्लीफाई करके दिखाने का तरीका है। नेचर में आप देखेंगे तो एक ही ऑर्गेनिज्म इसको भी खा रहा होगा, इसको भी खा रहा होगा, फिर किसी और को भी खा रहा होगा, कई फूड चेन बनेगा, ये इसको वो उसको ऐसे ऐसे खा रहा होगा, ठीक। बस ध्यान रखना है। तो आपके मन में आएगा सर तो उसको कहाँ रखेंगे, तो वो जिसको टॉप मोस्ट जिसको खा रहा होगा उसके आगे उसको रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी एक ही साथ जो है वो चिकन रोटी के साथ खा रहा है, तो चिकन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है मुर्गी, ठीक, क्योंकि वो दाना खा रही है, ठीक, प्लांट के प्रोडक्ट को खा रही है। तो उस हिसाब से आप यहाँ रखेंगे इंसान को, लेकिन इंसान रोटी भी तो खा रहा है जो खुद प्रोड्यूसर डायरेक्ट प्लांट का प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ नहीं रखेंगे इंसान को, चूँकि इसको खा रहा था इसलिए यहाँ रखेंगे, आगे बढ़ा के रखेंगे। ये कन्वेंशन है, ये रूल है। एनीवेज इंसान तो यहाँ पे भी कोई एनिमल आता है उसको भी खा जाता है, ठीक, तो इसलिए इंसान को टॉप कार्निवोर में रखते हैं, टॉप कार्निवोर में। एनीवेज ये छोटी सी बात पूछ रहा है, देख लीजिए। घास को इंसान खा सकता है, बिल्कुल, इंसान को मछली खाता है। अब ऐसे मत ग्रास को बकरी ने खाया, खस्सी ने खाया, उसको इंसान ने खाया, सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागो, ठीक। व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, चलिए देखा जाए। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, हाँ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लिस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर, ठीक है ना, अभी देखे थे ना। प्राइमरी कंज्यूमर लिस्ट डिपेंडेंट है, अरे मोस्ट डिपेंडेंट है, ये कुछ और नहीं खा सकता है, ये इनको नहीं खा सकता, इसे यही खाना होगा, ये तो मोस्ट डिपेंडेंट है, ठीक। हो गया ना, गलत बात कर दिया इन्होंने। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैव आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, कहाँ गया, ये देखिए, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, बायोमास भी घटता जाएगा, संख्या भी घटता जाएगा। बॉडी साइज पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो कई और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशन का पार्ट है वो, बॉडी साइज किसका बड़ा होगा। एनीवेज संख्या की बात करेंगे, बायोमास की बात करेंगे, तो देख रहे हैं ना 10% इसके पास गया, तो इसका संख्या कैसे बढ़ा दीजिएगा जी, घास फूस सबका संख्या जोड़िएगा तो समझ रहे हैं ना कहाँ पहुँच जाइएगा। तो ये बात गलत हो गया ना, आउट नंबर प्रोड्यूसर नहीं भाई, प्रोड्यूसर ज़्यादा होता है। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑलवेज होगा ऐसा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। देखिए पावरफुल हो सकता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो हमेशा होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक। एक तो ये बात, दूसरा ये कि लार्जेस्ट क्या, हम संख्या की बात करें तो नहीं सर, संख्या तो पहले ही ज़्यादा होगा। एनीवेज करेक्ट आंसर हम लोग को मिल चुका था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सक्सेशन की बात कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन हैबिटेट, ठीक है ना, ध्यान रखिए। सक्सेशन जो वर्ड है
वो ये है कि आज कहीं पर भी जहाँ पे आप इकोलॉजिकल कम्युनिटी देख रहे हैं, जो कई बार हज़ारों साल, कई बार लाखों साल से वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, वो शुरुआत उन्होंने नहीं किया था वहाँ रहने का। शुरू में जो आए थे वो अलग थे, कम्युनिटी, कुछ आए थे मिलके एक कम्युनिटी थे। धीरे धीरे वो गायब होते गए, कोई और आ गया, फिर धीरे धीरे वो भी गायब होते कोई और आ गया। जो सबसे पहले आया था उसको पायनियर कम्युनिटी कहेंगे। और सबसे जो लास्ट में आके अब स्टेबल हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, अब इनको कोई नहीं हटा रहा है। आप जानते हैं ज़्यादातर वो क्या होगा, वो फॉरेस्ट होगा, अक्सर फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा। तो जब ये अक्सर फॉरेस्ट होगा तो ये क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा कहाँ वाला है, ठीक, कहाँ वाला है। अगर पत्थरों पर आया है, ठीक, तो उसकी कहानी लाइकेन से शुरू होगी, फिर मॉसेस आएंगे, ब्रायोफाइट्स कहते हैं, ये भी लोअर प्लांट्स हैं, ठीक, और लाइकेन में तो फंगाई और अलगी मिला हुआ है। दोनों मिलके एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है, इसलिए नाम लाइकेन रख दिया गया, दोनों मिलके रहते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का बेनिफिशियल रिलेशनशिप के साथ बन के एक नया ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करता है लाइकेन, ठीक है ना। लेकिन वही अगर वो पहले से पानी है वहाँ शुरू कर रहा होगा तो वहाँ सबसे पहले ग्रीन फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे कि सियानोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ठीक, ये लोग आएंगे। तो पायनियर कम्युनिटी अलग अलग हो सकता है। क्लाइमेक्स अक्सर क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कितना टेम्परेचर है, कितना पानी है। एनीवेज, प्रोसेस में जो सबसे पहले, आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आपने तालाब कोड़वाया तो नीचे का मिट्टी ऊपर आ गया, ठीक, एकदम फ्रेश वहाँ पे नया सरफेस एक्सपोज हुआ। अभी वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा है, उसको न्यूडेशन कहते हैं। न्यूडेशन, एक्सपोजर ऑफ न्यू सरफेस, ठीक है ना। जैसे ही ये होगा तो सीड्स और स्पोर्स जो हवा से उड़ के आ सकते हैं या किसी चिड़िया के थ्रू आ गए, कैसे भी आ गए, उनके पैर में सट के आ गए, कीड़े मकोड़े के थ्रू आ गए, जैसे भी आए, ठीक, वो आने को माइग्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो हमने न्यूडेशन सबसे पहले ले लिया, लीजिए, तब तो एक ही ऑप्शन है उस पर, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े जरा। ये कम्युनिटी जो आया था अब वहाँ पे वो रहना शुरू करेगा, इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज करना शुरू करेगा, ठीक, इसको रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, ठीक। और इसके वजह से वो इन्वायरमेंट खुद उनके लिए अब अच्छा ये नहीं होगा,